नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलोचों के फिदाई हमलों से दहला पाकिस्तान। पाकिस्तान में वाटर टैंकर माफिया की लूट खसूट से परेशान मुतासिरा खानदान। और पाकिस्तानी फौज की तानाशाही पर एकजुट हुए वुकला तंजीमों के लीडरान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जिसे पाकिस्तानी चंगुल से आज़ाद कराने के लिए बलोच मुजाहिदीन के बढ़ते फिदाई हमलों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से तो कई दहाइयों से जवाबी हमले हो रहे थे, लेकिन अब BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने भी बलूचिस्तान से पाकिस्तान और चीन को खदेड़ने के लिए खुसूसी ऑपरेशन के तहत दर्जनों ताबड़तोड़ फिदाई हमलों से रियासती रीट को खुला चैलेंज कर दिया है। तबाही और बर्बादी के ये खौफनाक मनाजिर और तस्वीरें हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, क्योंकि बलोच कौम परस्त जमातों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जवाबी हमले बेहद तेज कर दिए हैं। नतीजतन बलूचिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि बलोच मुजाहिदीन के फिदाइन हमलों की शिद्दत से डरी सहमी बुज़दिल पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान बलूचिस्तान से भागने पर मजबूर हो चुके हैं। इस सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि BLF यानी बलोच लिबरेशन फ्रंट की जानिब से चलाए गए बाम ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान के 17 जिलों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। इनमें महज 2 रोज यानी 9-10 जुलाई को ही बलूचिस्तान में वाक़ई पाकिस्तानी फौज की छावनियों और चीनी मंसूबे CPEC समेत मुख्तलिफ सरकारी दफातर पर 70 से ज्यादा हमले किए गए। जो उन्होंने 84 अटैक किए, 84 अटैक में से 30 अटैक उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानी आर्मी, FC और पाकिस्तानी ISI और MI के ऊपर किया, और उसमें तकरीबन 50 के करीब उन्होंने लोग मारे, फौजी मारे। 9 ISI के ऑफिसर उन्होंने मारे और 51 के करीब उन्होंने इंजर्ड किए। और उसमें बुलेदा में उन्होंने एक बैंक को आग लगाया और टावर उन्होंने तबाह किए, और वो जो मादनियात लेके जा रहे थे उनको उन्होंने तबाह किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बलोच लिबरेशन फ्रंट के लिए कि उन्होंने अपना बेस मकरान बेल्ट से लेके ऊपर की सतह पे जो जालवान है, सरावान है, रक्षान है, जो कलात के नीचे से या कलात के ऊपर ही वाले हिस्से गुजार के वहां तक वो अपने ताकत को लेके गए। मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में और खुशाइन बात है बलोच नेशनल आर्मी के लिए। दरअसल चीनी मंसूबे CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुखालफत कर रहे बलोचों को खामोश करने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी हैं। बलोच तलबा और तालिबात और इंसानी हुकूक कारकुन ही नहीं, बल्कि बलोच माँ बहनों तक की अगवाकारी और टारगेट किलिंग तेज कर दी है। ये सच्चाई बलोच नस्लकुशी के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत दीगर सीनियर लीडरान की क्वेटा से जबरन अगवाकारी से सामने आ चुकी है, क्योंकि ये सभी बलोच रहनुमा मार्च महीने से ही गैर कानूनी कैद में हैं। इन हालात में BLF और BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदाई मुजाहिदीन ने बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तान और चीन को अपनी सरजमीन से खदेड़ने के लिए बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। सेंटर पंजाब, जिसमें गुजरात है, जिसमें सियालकोट है, जिसमें लाहौर है, जिसमें पिंडी है, जिसमें एक और शेखापुरा है, यहाँ ऑफिसर भर्ती होते हैं। यहाँ पे ऑफिसर भर्ती होते हैं। इनका काम क्या है? ये कहते हैं हम ऑफिसर बनेंगे। पाकिस्तान में कैप्टन होने के बाद
ان کو پلاٹیں دی جاتی، پلاٹ دی جاتی بڑے مہنگے علاقوں میں 1,000 روپے کے، 1 یا 2 ہزار روپے میں، اور وہ ان کو بیچتے ہیں 10 کروڑ میں، 20 کروڑ روپے میں۔ اور یہ جو آتے ہیں یہ آرمی میں بھرتی ہوتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، یہ جنگ کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ ملک کی خدمت کرنے کے نہیں آتے ہیں، یہ آتے ہیں کس طرح ہم ارب پتی بنے۔ اور یہ ڈاکٹر مارم کو کیوں چھوڑیں گے؟ آپ جب سمجھیں گے جس دن وہ جیل سے نکلی پورا بلوچستان سڑکوں میں ہوں گا اس کے پیچھے، جس دن وہ جیل سے نکلی۔ اور یہ بات بلوچ نیشن بھی جانتی ہے اور پاکستان پنجابی آرمی بھی جانتی ہے، تو کسی طور پر اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بلوچستان کی آزادی کے لیے بلوچ لبریشن فرنٹ ہی نہیں بلکہ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے فدائین مجاہدین بھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے خلاف طویل عرصے سے سلسلے وار حملے کر رہے ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے مستنگ ضلع میں BLA کی جانب سے کیے گئے حالیہ فدائین حملے سے سامنے آئی۔ اس حملے میں بلوچ لبریشن آرمی کے فدائین مجاہدین نے پاکستان کے 2 سرکاری بینک اور پولیس اسٹیشن پر قبضہ کر کے ریاستی رٹ کو ایک بار پھر کھلا چیلنج کیا۔ یہ جو حملے ہوئے ہیں جو بلوچ BLF نے جو کیے ہیں وہ موسٹ لائکلی اس نے کہاں پہ کیے؟ انہوں نے کیے جالوان میں کیے، سراوان میں کیے، رکشان میں کیے، کوس سلیمان میں کیے، بیلا میں کیے، کچھ میں کیے، جو کلات کے اوپری حصے کے اور نیچے کے حصے اور کوسدار کے اوپری کے حصے میں۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹینڈ مکران بیلٹ سے، وہ ہے ان کا جو مین ہولڈ جس کا مکران بیلٹ ہے، لیکن انہوں نے اس کو اوپر تک لے کے گئے، جس طرح بلوچ لبریشن آرمی جو ایک زمانے میں کہ یہی تھا کہ اوپر کے حصے کے جو کلات وغیرہ اس سے نوشکی وغیرہ وہاں پہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن ہم نے دیکھا مکران بیلٹ میں بھی کیا۔ تو یہ بہت خوشائند بات ہے، میرے پرسنلی میں اپنے اوپینین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے سارے اٹیک وہاں پہ کیے۔ بلوچستان کی آزادی کے متوالے BLA کے فدائین مجاہدین نے اس سے پہلے خوزدار ضلع کی زہری تحصیل میں بھی خوفناک حملہ کیا۔ اس حملے میں BLA کے مجاہدین نے دن دہاڑے پاکستانی شناختی کارڈ بنانے والے سرکاری محکمے نادرا کے دفتر، پولیس اسٹیشن اور بینک کو کئی گھنٹے تک یرغمال بنا کر اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ BLA نے اس حملے کے ذریعے پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کے اشاروں پر بلوچ ماں بہنوں سے ظالمانہ سلوک کر رہی بلوچستان پولیس کو اپنی بزدلانہ حرکتوں سے باز آنے کی وارننگ دی۔ بلوچستان وہ مقام ہوتا تھا جب پنجابی آرمی کروڑوں روپیہ دے کے وہ اپنی پوسٹنگ کرتا تھا، کیونکہ پیٹرول کے اسمگلنگ اور دوسرے بتہ وغیرہ کی وجہ سے۔ لیکن آج یہ حالت ہے کہ پاکستانی فوجی افسر کروڑوں روپیہ دیتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان مت بھیجو، ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور ریپبلکن گارڈ کا جو آپس میں ایک اتحاد ہو گیا، جو ایک یونین ہو گیا، ایک دوسرے کو شیئرنگ کرنا کہ کہاں سے کہاں پہ اٹیک کرنا ہے، کہاں ہم سپورٹ کریں گے، کیا آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ نیشنل آرمی آنے والے دنوں میں اور منظم طریقے سے پنجابی آرمی کو تابڑ توڑ حملہ کر کے اسے شکست دیں۔ بلوچ قوم پرست جماعتوں کے لیڈران ہی نہیں بلکہ دفاعی ماہرین کا موقف ہے کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے ظلم زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچی BLA اور BLF جیسی علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں نے بلوچستان پر جبراً قابض پاکستان کے خلاف بغاوت کا کھلا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سچائی BLA کی جانب سے پاکستانی فوج کے خلاف رواں برس 2025 میں جنوری سے جون مہینے تک کیے گئے تقریباً 284 فدائین حملوں سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ BLA کے فدائین مجاہدین نے ان حملوں میں پاکستانی فوج کے درجنوں سینئر افسران سمیت 668 اہلکاروں اور ان کے 58 پنجابی مخبروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہمارے جو بلوچ نیشنل آرمی ہے، میں ان کو بلوچ نیشنل آرمی کہتا ہوں، BLF ہو گیا، BLA ہو گیا یا BRG ہو گیا، پرسنلی میں آئی ایم گوئنگ ٹو کال دیم از بلوچ نیشنل آرمی۔ میرے لیے وہ میری قوم کی آرمی ہے، میرے لیے، میرے سرزمین کے لیے وہ جنگ کر رہا ہے، ہمیں آزادی کے، تو میں اس کو
टुकड़ों में नहीं बांटता हूँ, मैं उसको कंबाइंड करके बलोच नेशनल आर्मी के नाम से, पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है, दूसरे लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें बलोच नेशनल आर्मी के नाम से हमेशा कहता रहा और कहता रहूंगा। तो वो हमारे, आप देखें, इतने महदूद वसाइल के बावजूद बलोच नेशनल आर्मी दुनिया की 5th लार्जेस्ट आर्मी से लड़ रही है। 5th लार्जेस्ट आर्मी, जिसके पास न्यूक्लियर है, ड्रोन है, मिसाइल है, एवरीथिंग। और हमारे पास, हमारी आर्मी के पास बहुत महदूद चीजें हैं। तो हम तो दुआ करते हैं हमारे जो आर्मी है उसके पास वो सारी चीजें आ जाए कि ऊपर के जो कुड़ोने हैं उनको भी नीचे गिराने के काम आ जाए। काबिल गौर है कि सोने, चांदी और तांबे की कानों की भरमार और कुदरती सुई गैस से मालामाल है बलूचिस्तान सूबा। तभी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की नस्लकुशी की घिनौनी साजिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि BLF और BLA जैसी अलहदगी पसंद बलोच कौम परस्त तंजीमों के मुजाहिदीन ने बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तानी फौज और चीनी इंजीनियर्स के खिलाफ टारगेटेड हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों के जरिए पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के इनकलाबी नारे और आजाद बलूचिस्तान के कौमी परचम तक फहराए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरियात की किल्लत से मुतासिरा खानदानों को दरपेश मुश्किलात का। हालांकि पाकिस्तान के चारों सूबों में ही पीने के साफ पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों को पूरे साल ही वाटर टैंकर्स माफिया की लूट खसूट का शिकार होना पड़ता है। ये देखे सर, ये एक कैन पानी मुझे 6 दिन से नहीं मिल रहा सर। ये कराची है सर, ये इंटरनेशनल सिटी है सर, मैं आंखों से माजूर हूँ सर। परेशानी है पानी की, पीने का खरीदना पड़ता है, लाइनें आ रही नहीं है पानी की, इतना मुश्किल हो गया। टैंकर डलवाओ, कितना गरीब आदमी डलवाएगा? 5000 6000 का टैंकर कहाँ से डलवाएंगे? बहुत परेशानी हो गई पानी की, बहुत परेशानी है। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों को लेकर तो हर तरफ हाहाकार मच ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तवानाई की शदीद किल्लत के बहरान के सबब बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले गरीब खानदानों को वाटर टैंकर माफिया भी जमकर लूट रहे हैं। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें वोट लेने के लिए तो बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के बुलंद बांग दावे करती हैं, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन्हें गरीब अवाम को दरपेश मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं रहता। यहाँ पे जो लोग हैं वो मजदूर पेशा लोग हैं, यहाँ पे मिल फैक्ट्री में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 20-22 हज़ार तनख्वाह कमाते हैं। उनमें से 6 से 7 हज़ार रुपये उनको टैंकर के लिए, टैंकर माफिया के हवाले कर देना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है कि उन 13-14 हज़ार में उनको पूरे महीने की अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। बच्चों की तालीम का मसला है, मेडिकल का मसला है, उनके अपने घर के मसाइल हैं, खाना पीना है। उस सारी सूरत हाल में वो सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिंदगी को गुजारने का। सिंध हो या पंजाब, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के चारों सूबों हर खासोआम शहर में पानी टैंकर माफिया की लूट खसूट को लेकर पूरे साल ही हंगामा मचता रहता है। लेकिन मौसम गर्मा में बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग के चलते पानी की खपत में इजाफे से टैंकर माफिया की मनमानी उरूज पर पहुंच जाती है। खारे पानी से गुजारा करना पड़े। कुछ अदारे हैं जो हैंडपंप लगा दिया, खारे पानी का बोरिंग लगवा दिया है, उसकी वजह से पानी हम लोग को थोड़ा सा खारे पानी नहाने और कपड़े धोने के इस्तेमाल के लिए मुहैया हो जाती है। और हम लोग तकरीबन टैंकर 3500-4000 की महीने में 2 टैंकर खरीदनी पड़ती है, उससे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोई जरिया नहीं है, हम लोगों ने बड़ा कोशिश की लेकिन कहीं से पानी नलके में नहीं आ पाया अभी तक। तशवीश की बात तो ये है कि समंदरी साहिल पर बसे कराची के बाशिंदे तक पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं।
कराची में पानी माफिया से जुड़े टैंकर मालिकान ये कहते हैं कि बिजली व पानी जैसी बुनियादी जरूरियात पूरी कराना हुकूमत का काम है, ताहम वो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों को घर बैठे पानी दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनके 1000 गैलन के रेट है 1300 रुपये, 2000 गैलन के हैं 1850 रुपये और 3000 गैलन के हैं 2340 रुपये। तो ज़्यादातर कैपेसिटी की जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं वो इन्हीं टैंकर्स की हैं, 1000 गैलन की हैं, 2000 गैलन की हैं और 3000 गैलन। और GPS जो जनरल पब्लिक सर्विस रेट है जो वाटर बोर्ड ने मुख्तस करा है वो यही रेट है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी दिन हो, वो रेट यही है वाटर। टैंकर मालिकान ये मौक़िफ़ देते हैं कि टैंकर में पानी भरवाने के लिए उन्हें कई जोखिम और खर्च उठाने पड़ते हैं। एक तरफ वाटर बोर्ड की भारी फीसें और करप्ट एहलकारों को रिश्वत और दूसरी तरफ महंगा डीजल खरीदना पड़ता है। इन सारे इखराजात के बावजूद बालादस्तों और VIP लोगों को मुफ्त पानी टैंकर देने पड़ते हैं। ये पिछले 30 साल पहले से यहाँ पानी तकसीम किया जाता था, तो उसके बाद कुछ वजूहात की बिना पे पानी बंद हो गई थी यहाँ पे। फिर हमने 5 साल से हमने इस पानी को दोबारा से शुरुआत की और आवाम के लिए पानी ला के यहाँ पे टैंकर के ज़रिए और हम पानी तकसीम कर रहे हैं। वाटर टैंकर माफिया की मनमानी से मुतासिरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरान 7 दहाइयों के बावजूद अपने अवाम को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं करा पाए हैं। इसकी असल वजह है पाकिस्तान में हुकूमती घोटालों का दस्तूर और सरकारी महकमों में बदउनवानियों का बढ़ता बोलबाला। यही नहीं, मुआशी बदहाली के आलम में अब पाकिस्तानी हुक्मरान बेशतर सरकारी महकमों को निजी हाथों में फरोख्त कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ पर वुकला बिरादरी में गमो गुस्से का तूफान। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अफगानिस्तान की शुमाल मगरिब सरहद से सटे पाकिस्तान के कबायली जिले बाजौड़ में जोरदार बम धमाका होने से खौफो दहशत फैल गई। इसकी असल वजह ये रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बाजौड़ जिले में रिमोट कंट्रोल के जरिए किए गए धमाके में पाकिस्तानी फौज समेत दीगर हिफाजती एजेंसियों को निशाना बनाया गया। इस खौफनाक धमाके के नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 हिफाजती एहलकार हलाक और 18 जख्मी हो गए। धमाके के बाद मौके पर पहुंची तफ्तीशी और रेस्क्यू टीमों ने लाशों व जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां शदीद तौर पर कई जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। काबिल गौर बात ये रही कि अफगानिस्तान की सरहद से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बेशतर कबायली इलाकों की तरह इस बम धमाके की जिम्मेदारी भी TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने ही कबूल की। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत का सिलसिला मुसलसल शिद्दत अख्तियार कर रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा इंसानियत सोज मिसाल बलूचिस्तान के मस्तुम शहर में 8 महीने पहले अगवा किए गए 11 साला पश्तून तालिब इल्म की लाश मिलने से मंजर आम पर आई। मकतूल पश्तून तालिब इल्म मोहम्मद मुबस्सिर काकड़ की मस्कशुदा लाश मिलने से मुतासरा खानदान समेत इलाका मकीनों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। यही वजह रही कि मोहम्मद मुबस्सिर की नमाज जनाजा में पश्तून और बलोच कौम परस्त और इंसानी हुकूक कारकुनों का सैलाब उमड़ पड़ा और उन्होंने मासूम पश्तून तालिब इल्म मोहम्मद मुबस्सिर के कत्ल में मुलव्वस पाकिस्तानी फौज के एहलकारों को इबरतनाक सजा देने की मांग की।
काबिल गौर है कि 11 साल के पश्तून तालिब इल्म को 15 नवंबर 2024 को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से अगवा किया गया था। लिहाजा उसकी बाजियाबी के लिए मुतासरा खानदान क्वेटा में तवील अरसे तक धरना देता रहा। पाकिस्तान में महकमा सेहत में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले की वजह से बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में जदीद तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से मरीज शदीद मुश्किलात की शिकायत करते रहे। मुतासरा खानदानों ने कहा कि पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत सेहत सहूलियात अवामी दस्तक तक पहुँचाने का नारा लगाती रही, लेकिन उसी पंजाब सूबे के सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के तिब्बी मुआयने और इलाज मुआलजे के लिए कोई मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं। तशवीश की बात यह है कि बारिशों के मौसम की शुरुआत से डेंगू, मलेरिया और डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन पंजाब सूबे के सरकारी हॉस्पिटल्स में मेडिकल चेकअप के आलात और जरूरी अद्वियात न मिलने से मरीजों को मायूस लौटना पड़ रहा है। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश की। इसी तशवीश के चलते पाकिस्तान की वकला बिरादरी ने जमहूरियत और अदलो कानून की बहाली के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में वकला तंजीमों की जानिब से फौजी तानाशाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जाने से मंजरे आम पर आई। मेरा ये पैगाम है कि मैं रिजवान गुल गुजरांवाला से मेरा तल्लक है और मैंने 2 788 मुझ पे नजायज़ पर्चे हैं। लोग मुझे डराते हैं लेकिन मैं डट के खड़ा हूँ और मैं अपने बच्चों को कह के आया हूँ कि अगर मुझे किसी ने उठा लिया तो आपने घबराना नहीं, मैं आने वाले नस्लों के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हकीकी आज़ादी जब तक हमारी कौम को नहीं मिलेगी तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते। हमारे बुनियादी हकूकों को सलब किया गया है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जो हमारे साथ थानों में, कचहरियों में जो जुल्म हो रहे हैं, इवन कि मैं वकील हूँ 491 ज़ुआत फे की मैं रिट पिटीशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे बुनियादी हकूकों को सलब किया गया है। मेरा ये पैगाम है सारे वकला के लिए कि अगर आप इस सोसाइटी में नहीं उठेंगे तो फिर कोई आम आदमी नहीं उठेगा। आपको हुसैनी अलम उठाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के तानाशाही रवैये के खिलाफ वकला तंजीमों ने एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे तेज कर दिए हैं। वकला तंजीमों के ओहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत आईन और अदलिया की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही हैं। यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तानी आईन और अदलिया की बालादस्ती बहाल करने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। इन एहतजाजी मुजाहिरों का वाहिद मकसद पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ पूरी सिविल सोसाइटी को मुत्तहिद करना है। क्या कानून के अंदर इस चीज की इजाजत है कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर मुखल हो? क्या आपका आइन इस चीज की इजाजत देता है कि आप इंसानी वकार के खिलाफ उनकी निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें? और अगर ये कानून इजाजत देता है तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि जब ये जर्नैल जजीरों के ठेके कर रहे होते हैं, जब ये उनकी खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, तो उनकी ऑडियोज किधर है? फिर वो ऑडियोज लेकर आए। जब ये हुकूमतों को गिराने की साजिशें कर रहे होते हैं, जब ये हुकूमतों को बनवाने की साजिशें कर रहे होते हैं, तो उन वीडियोस का हमें बताएं ताकि हम फिर उसके ऊपर भी अपने कोई बात कर सकें। जो ये कर रहे हैं, मुझे तो ये इसलिए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि आप अगर देखें तो तकरीबन 40 साल इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं कि जो इनके अपने निजाम की पैदावार है, ये इनकी अपनी तख्लीक शुदा सुप्रीम कोर्ट है। जब हम वकला कहते थे कि मेरिट के ऊपर भर्तियां हों, जब हम ये कहते थे, और खास तौर पे मैं जिक्र करूंगी, मुझे फख्र है कि मैं एक वकला की नुमाइंदा हूं और मैं एक नजरियाती औरत हूं जिसने हामिद खान साहब की सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने हमेशा
उन जजेस का साथ दिया जब जजेस कमजोर होते हैं। हमने कभी उन मजबूत जजेस का साथ नहीं दिया जब वो एक अपना आईनी और कानूनी तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। हमने हमेशा ताले आसमाओं के हाथ रोके हैं। हमने हमेशा जुडिशरी का साथ तब दिया जब जुडिशरी बहुत ज्यादा किसी क्राइसिस में होती है और उनके ऊपर आमरीत हमला करती है। हमारे जो वकला हैं, वकला तहरीक में एक दफा मौका आया कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हुई, लेकिन अफसोस ये कि सियासी जमातों ने फिर उस इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। आज आप देख लें, मैं समझती हूँ कि इस इस्टेब्लिशमेंट को, इन सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, लेकिन आज ये फिर, अभी कल आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 15 साल हुए थे। काश ऐसा टाइम होता कि हम फख्र के साथ ये बात कर रहे होते, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते अपने सियासतदानों को कि आपने उसके अंदर जो वादे किए थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन जर्नैलों की करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं हो सका। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, मैं पूछती हूँ कि कितनी बार उसके ऊपर पार्लियामान के अंदर बहस हुई। आयशा सदीका की किताब, मैं सब अपने सुनने वाले भाइयों को और खास तौर पे नौजवान नस्ल को मैं कहूंगी कि उस किताब को पढ़ें, कि उसके अंदर आपको एक निज़ाम नजर आएगा जिस निज़ाम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आयशा सदीका की किताब मिलिट्री इंक, आज तक किसी कॉर्नर से उसका जवाब नहीं आया। मैं कहती हूँ कि अपने इस्टेब्लिशमेंट से या जिन लोगों के बारे में उसमें लिखा गया कि उसके ऊपर अपना जवाब दें, और मैं अपने सियासतदानों से कहती हूँ कि पार्लियामान के अंदर उस किताब को सामने रख के आप एहतसाब शुरू करें। अगर आप सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं तो सिविलियन सुपरमेसी सिर्फ तब आएगी जब हमारे अदारे जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ खत्म होगा, तब पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी का हमारा ख्वाब, हम वकला का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।